बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एवरीडे साइंस के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जिस तरह लेक्चर 1 में हमने इस्लामियात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज़ को और जो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले सवालात थे उनको डिस्कस किया है। साइंस के बारे में इसलिए कि साइंस में जिस तरह मैंने आपको सिलेबस बताते हुए बात बताई थी कि इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, आईटी, तो तकरीबन हर सब्जेक्ट हर फील्ड से रेलिवेंट जो है ना जनरल साइंस में एमसीक्यूज़ बन जाते हैं एवरीडे साइंस में। तो साइंस की काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाती है, इस वजह से लेंथी हमारा लेक्चर हो जाएगा। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो आज हम पार्ट ए लेक्चर 2 का डिस्कस करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट हम 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ ये है कि वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन। तो अब वहाँ पे आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे। इंटेस्टाइन से रिलेटेड है कि जब हम खाना खाते हैं तो कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी के क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो मेन पार्ट क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है कि वाटर बॉडी के कौन से हिस्से में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डबल पंपिंग ऑफ ब्लड इज़ परफॉर्म बाय, तो ये हम सबको पता है कि ये हार्ट में होता है। जैसे हार्ट में अगर उसकी शेप को आपने कभी गौर से देखा हो तो उसमें 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आर्टरी बने होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल है। इसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो फिर हार्ट में होने के बाद ऑक्सीजन गेन करने के बाद दूसरे साइड से हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफ़र होने के बाद बाकी बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से फिर जो हार्ट का फंक्शन है वो डबल पंपिंग का काम करता है कि ब्लड को वो लेता भी है फिर ब्लड को आगे बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ फॉरवर्ड भी करता है। अब जो ये कह रहे हैं स्टोमेटा, तो ये आप सबको पता होगा, जब छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ था कि जो एक पत्ता होता है उसकी एक अपर लेयर होती है, एक उसकी लोअर लेयर होती है। जो उसकी लोअर लेयर है वहाँ पे पोर्स बने होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि पोर्स प्रेजेंट इन लीफ कौन सी लेयर में, तो यहाँ जवाब आएगा कि लोअर लेयर में। एटम के बारे में बहुत ज़्यादा थेरीज़ आ चुकी हुई हैं, डिफरेंट मॉडल्स साइंटिस्ट ने दिए हैं, लेकिन जो सबसे इनिशियल था और मोस्ट एक्सेप्टेड था एट दैट टाइम, तो उस मॉडल का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि एटम कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड प्रेजेंटेड इन विच मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने वहाँ से जज करना है कि आंसर कौन सा है। तो यहाँ तो हम सिंपल आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में देख रहे हैं। एटम कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड प्रेजेंटेड इन डाल्टन थ्योरी भी आप इसे कह सकते हैं, डाल्टन का मॉडल भी कह सकते हैं। अच्छा, नंबर 5th ये है कि हाइड्रोजन एटम हैज़ आइसोटोप्स। हमें पता है कि हर एटम के आइसोटोप्स होते हैं, तो यहाँ पे आइसोटोप्स कितने हैं इससे मुराद है, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप हमें पता है कि 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। 3 हाइड्रोजन होते हैं जिनको हम H1, H2 और H3 से शो करते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अच्छा, तो नेक्स्ट है कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज़। तो जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है कि एनिमल्स की काइंड्स बतानी है जी अकॉर्डिंग टू दी बोन्स, वरना अकॉर्डिंग टू दी शेप भी एनिमल्स की काइंड्स होती हैं, लेकिन बोन के हिसाब से इन्होंने कहा है। तो ये कितनी काइंड्स हैं, 2 काइंड्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। फिर फर्दर अगर वर्टिब्रेट्स की पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तो फिर आगे से उसकी काफ़ी ज़्यादा और काइंड्स निकल आती हैं। एन एटम गेन पॉजिटिव चार्ज बाय, सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम कब हासिल करता है, जब कोई भी एटम, चाहे सोडियम है, कोई भी, जिस तरह हम जैसे साल्ट की एग्जांपल ले लें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। किस वजह से कि कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज कब लेता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की वजह से, जैसे सोडियम की अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे के समझा दूँ, तो सोडियम पहले एटम है, ठीक है। अब इस एटम पे
पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। ठीक हो गया। करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये यहाँ पे मैंने वैसे एग्जांपल ले लिया। अब आप लाजमी नहीं है कि कैल्शियम क्लोराइड ही, किसी भी हवाले से वो आ सकता है कि एक करेक्ट केमिकल फार्मूला क्या है। तो आपको जो केमिकल बॉन्डिंग होती है और एटम्स के जो एग्जैक्ट फार्मूलाज फॉर्म होते हैं उनकी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2 होगा, जो कि करेक्ट है। लेकिन जिसको नहीं पता वो CaC2Cl को भी लगा सकता है, जो कि गलत होगा। करेक्ट है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है जी, थायराइड डिसऑर्डर इज़ ट्रीटेड बाय। अब थायराइड डिसऑर्डर ये जो गले की एक बीमारी है, ठीक है, तो ये किस वजह से हम ट्रीट कर सकते हैं? तो ये आइसोटोप्स हैं जी, किसके? आयोडीन के आइसोटोप्स हैं। तो अगर आप सिंपल आयोडीन अगर ऑप्शन में उसको लगा देते हैं तो भी आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर एक्यूरेटली वहाँ पे अवेलेबल हुए तो फिर आपने चूज़ करना है आयोडीन 131 को और आयोडीन 132। ये आयोडीन के दो आइसोटोप हैं जो कि थायराइड डिसऑर्डर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ये भी तक हमने 10 MCQs कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी 11th। मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं ना, वो आपके साथ डिस्कस करूं। अब उससे रेलेवेंट जितनी चीज़ें हैं आपको इनसे आइडिया हो जाएगा कि आपने किस किस हवाले से जो है ना स्पेसिफ़िकली इलेक्शन ऑफिसर की जॉब के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, साइंस की जो जनरल साइंस की बुक्स हैं उनमें से। अच्छा, तो 11th हमारे पास के रेजिस्टेंस बाय ओहम लॉ इज़, तो इसका फॉर्मूला होता है R=VI। तो अब ये डिफरेंट तरह से आपके पास MCQs में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। 12 है कि विच स्टार इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन। अब मैंने आंसर साथ ही लिख दिए हैं और बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। विच स्टार इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन, जैसे आपको पता है कि हमारा सन भी एक स्टार है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो कौन सा स्टार है जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, तो उसका नाम है जी पोलरिस। नेक्स्ट है जी, ब्लड कैरीज अवे फ्रॉम हार्ट। तो अब हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाने वाली जो नालियाँ हैं उनको हम कहते हैं आर्टरीज़। इसी तरह जो वेन्स हैं वो दिल में खून लेके आती हैं। दिल से दूर लेके जाने वाली आर्टरीज़ हैं और जो दिल में लेके आती हैं वो उनको हम कहते हैं वेन्स। लाइटिंग अ मैचेस एग्जाम्पल ऑफ। अब केमिकल चेंज है, इसलिए कि जब हम जो माचिस वगैरह है वो जला लेते हैं तो फिर वो हमारे पास अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा नहीं आ सकती। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो हम उस फॉर्म में दोबारा नहीं लेके जा सकते वो केमिकल चेंज होंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं वो फिज़िकल चेंज होगा। ठीक है, उसे हम टेम्प्रेरी कह सकते हैं। जैसे आगे एक एग्जांपल भी मैंने दे दी और ये भी आपसे एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिज़िकल चेंज। आपको पता है आइस अगर मेल्ट हो भी गई है, अगर अब वो लिक्विड की फॉर्म में आ गई है तो अब उस लिक्विड को हम दोबारा थ्रू कूलिंग आइस में चेंज कर सकते हैं, तो ये फ़िज़िकल चेंज है। द फर्स्ट डोमिनेंट साइंटिफिक थेरी अबाउट यूनिवर्स इज़। जो यूनिवर्स के बारे में सबसे पहली थेरी थी वो बिग बैंग थेरी थी। ठीक है, इस थेरी में बताया गया था कि जो हमारे ये दुनिया है, यूनिवर्स है, ये नंबर ऑफ़ मटेरियल्स की, मैटर्स का एक मजमुआ थी जहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ से फिर हीट और सब मटेरियल आगे पीछे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर गए। उसके बाद वहाँ पे फिर उसकी डेंसिटी कम हो गई और फिर ब्लैक होल्स बने। तो ये सारी बात कौन सी थेरी में हमें बताई गई अबाउट यूनिवर्स? ये है बिग बैंग थेरी। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब इसी तरह हम ये जो फिज़िकल और केमिकल चेंज का हमने डिस्कस किया, इसमें एग बॉइलिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एग बॉयल हो जाता है तो उसके बारे में अगर कोई पूछ ले कि वो केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज है तो आपको पता होगा कि वो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है जी, अवर नेबरिंग गैलेक्सी इज़। तो वहाँ पे जो ऑप्शन होंगे उसमें से आपको पता होना चाहिए कि आपने एंड्रोमीडा को चूज़ करना है। जो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमीडा। इफ़ प्लांट्स डिस्ट्रॉय एनिमल्स विल डाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वट। ठीक है, अगर प्लांट्स जितने भी हैं दुनिया के वो तमाम तबाह बर्बाद हो जाए, कोई प्लांट भी बाकी ना रहे और उनकी वजह से जो जानवर हैं वो भी मर जाएंगे। तो क्या रीज़न है? क्योंकि ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाएगा।
जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक ख़ुद बनाते हैं, ठीक है। तो फिर वही ऑक्सीजन बाद में किन के काम आती है? एनिमल्स के सर्वाइव करने के लिए। हम इंसान भी ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, तो एनिमल्स क्या, हमारे लिए भी अगर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हम भी मर जाएंगे। क्लाइमेट चेंज इज़ कॉज ड्यू टू व्हाट? जो आजकल आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा उस पर असर हुआ है, इंक्रीज़ हो गया है टेम्परेचर। तो वो क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं हवा में ज़्यादा हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी हुई है। तो उसकी रीज़न क्या है जी? ओजोन डिप्लेशन। क्योंकि ओजोन लेयर जो थी, जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेज़ थी जिनको ज़मीन पे पहुंचाने से सूरज को रोक रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा को ओवर बैक कर रही थी, अब वो ज़मीन पे आ रही हैं क्योंकि जो ओजोन है उसकी लेयर में कमी आ रही है, डिप्लेट कर रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इंक्रीज़ हो रहा है। देन सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज़, कौन सा एक्लिप्स है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्लिप्स की दो टाइप्स हैं, ल्यूनर और सोलर। तो जब सूरज ज़मीन, जैसे ये सूरज है तो ये ज़मीन और इधर से मून के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उस सूरत में कौन सा एक्लिप्स होगा? सोलर एक्लिप्स होगा। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 MCQs आज हमने डील करने थे, तो मैंने आई होप सो कि इन डेप्थ आपको सारा एक्सप्लेन भी किया है कि किस MCQs में आंसर की वजह क्या थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि और जितने रह गए हैं MCQ स्पेसिफ़िकली साइंस के सब्जेक्ट के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपको इतना ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं दे सकती। तो मज़ीद MCQs के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगी, पार्ट 2 लेक्चर 2 के इंशाल्लाह।